बाबा साहब जैसा व्यक्ति जिसके पास 30 से अधिक जो है डिग्रियां थी, बाबा साहब बहुत बड़े। प्रतिमा मिश्रा तो नेपाल की जातीय संरचना की बात कर रही थी। वो फैक्ट्स बता रही थी कि वहाँ की जाति में 12% ब्राह्मण है, कुल मिला के 27% ब्राह्मण और क्षत्रियों का दबदबा है। वो सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रही थी। देखिए मेरी बहन, नेपाल की बात ना करिए, आप अपने देश की बात कर लीजिए। वही तो बात हो रही है कि जब वो है आज भी जो 88% एसेट है इस देश का, वो 1-2% लोगों में है। और जाकर के देखिए वो 1-2% लोग आज मीडिया में जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, वो किस जाति के लोग हैं। आज जो बड़े बड़े सीईओ आपका भी विरोध करने लोग पहुंच जाएंगे, बॉयकॉट अतुल त्रिपाठी चलेगा। देखिए अतुल त्रिपाठी जातिवादी नहीं है। अतुल त्रिपाठी सच्चाई को भी कहेंगे ब्राह्मण धर्म से निकाल दिया गया। और मुझे किसी कास्ट का होने का गर्व नहीं है। ये जो कास्ट का जो गर्व का विषय है ना, ये सबसे बड़ा जो है जरिया है जातिवाद को बढ़ाने का। आपको भी निकाल दिया जाएगा ब्राह्मण धर्म से। हमें भारतीय होने पर गर्व है, हमें किसी जाति में पैदा होने का गर्व नहीं है। और क्यों भाई, ये तो संयोग की बात है किसी जाति में पैदा होना। मैं मतलब किसी जाति में पैदा हो गया तो इसमें मेरी कौन सी उपलब्धि है? मेरी कोई उपलब्धि है क्या? मैं अगर ब्राह्मण पैदा हो गया, क्षत्रिय, शूद्र, दलित, तो इसमें कौन सी इसको जो है ब्रैक करने वाली बात है? मतलब मैं देख रहा हूँ युवाओं को यदुवंशी, ब्राह्मण, राजपूताना, ये क्या है? ये बाबा साहब का जो सपना था, उस सपने को हमें पूरा करना है। बाबा साहब का जो कारवां है उसको हमें आगे ले जाना है। बाबा साहब एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। बाबा साहेब को भी एक तबके में बांट के रख देता है क्या? ये देश तो बाबा साहेब को आज तक एक तबके से जोड़ता है। वही शर्म और दुर्भाग्य की बात है। आज जब मैं जय भीम कहता हूँ तो मुझे गालियां दी जाती हैं कि ये। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। नेपाल में जो कुछ घट रहा है उसके साक्षी विश्व भर में तमाम लोग हैं जो उसे देख रहे हैं, और जिस तरीके से वहाँ के युवाओं ने इस बार सत्ता को पलटने का जो पूरा जिम्मा अपने हाथों में लिया है, उन्होंने वो कर भी दिखाया है। तो हालांकि जो कुछ वहाँ हुआ उसकी निंदा भी की जानी चाहिए, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। किसी भी तरीके के प्रदर्शन का, विरोध का तरीका ये नहीं होता है। लेकिन जब जनता त्रस्त हो जाती है तो उसे सड़कों पर आना पड़ता है, और जब भीड़ सड़कों पर आती है तो इस तरीके की तस्वीरें भी हमें देखने को मिलती हैं। इसका उदाहरण हमने पहले श्रीलंका में देखा, फिर बांग्लादेश में देखा, और अब नेपाल में भी बिल्कुल ठीक वही हो रहा है। अब उसे देखते हुए सवाल ये बनता है कि जब हमारे पड़ोसी मुल्कों में कुछ इस तरीके की घटनाएं एक के बाद एक क्रमशः हो रही हों, तो हमारे देश में जहां लोगों में भी आक्रोश है, तमाम मुद्दे हैं, आए दिन लोग सड़कों पर हैं, तो हमें कितनी सीख लेने की ज़रूरत है और हमारी सरकारों को कितना कुछ इससे आगाह होने की ज़रूरत है। तो इस वक्त हमारे साथ अतुल त्रिपाठी मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि युवाओं का ये आक्रोश भारत में आखिर क्या संदेश लेकर आता है। अतुल जी, कैसे देखते हैं नेपाल की इस पूरी घटना को, और वहाँ के युवाओं ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया और उसके बाद अब ये आक्रामक होता जा रहा है एक के बाद एक, कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये तो निरंकुश सरकारों के लिए एक नज़ीर पेश हुई है, और अगर सत्ताएं नहीं संभलेंगी, अगर लगातार सत्ताएं इसी तरीके से दमनकारी होंगी और तानाशाह होंगी, तो जनता मजबूर है इस तरीके का कदम उठाने के लिए। क्योंकि जब किसी की कहीं बात नहीं सुनी जाएगी तो वो क्या करेगा? आप देखिए किस तरीके से ओली सरकार ने युवाओं के ऊपर ही ओपन फायर करा दिया, और मतलब सैकड़ों की संख्या में युवा जो है मारे गए हैं। ये बता तो रहे हैं 19, लेकिन सैकड़ों की संख्या में युवा मारे गए हैं। तो जब सरकार ही निर्दयी हो जाएगी, सरकार ही जब हत्यारी हो जाएगी, तो फिर जनता क्या करेगी? हमने देखे हैं खून से सने जूते और कपड़े वहाँ की सड़कों पर। हाँ, आपने देखा क्या? ओली या कोई भी नेता, देखिए जब जनता आंदोलनकारी होती है तब आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। क्या ओली के पास इतना विजडम नहीं था? ओली को पता था नेपाल के प्रधानमंत्री को कि जनता पिछले 6 महीने से आक्रोशित थी। जब इन्होंने सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया, क्योंकि सोशल मीडिया ही माध्यम था श्रीलंका में अपनी बात रखने का, तब जनता आक्रोशित हुई और जनता ने 10 दिन आंदोलन किया कि आप इस बैन को हटा लीजिए। लेकिन इन्होंने बैन हटाया नहीं, उल्टे आपने गोली चलवा दी। उसने दैट ट्रिगर्ड द पीपल ऑफ नेपाल, एंड दैट इज़ वाई वहाँ पर इतनी बड़ी हिंसा हुई और जो है आगजनी हुई। हालांकि हम इस हिंसा का जो है वो कतई हम समर्थन नहीं करते हैं। इस तरीके से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की महिला को जला दिया और दौड़ा करके पीटा है, जो पूर्व वित्त मंत्री और रहे। देखिए, हिंसा के लिए किसी भी लोकतंत्र में जगह नहीं होनी चाहिए। हम इसको कंडेम करते हैं, इसकी भत्सना करते हैं। हाँ, लेकिन जो ओली ने किया इसका हम समर्थन भी नहीं करते हैं। ऐसे निरंकुश
निरंकुश तानाशाह नेताओं का यही अंत होता है, और जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। नेपाल में जो कुछ हुआ, पहले उसे जेन ज़ी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया, युवाओं ने इसकी कमान संभाली और उसके बाद अब वहां तख्ता पलट का जो नज़ारा है दुनिया भर देख रही है। लेकिन उसके पीछे के जो अहम कारण है वो कोई एक मुद्दा नहीं है। पहले सोशल मीडिया बैन के ज़रिए उसको उठाया गया, लेकिन उसके पीछे तमाम अहम मुद्दे रहे जो एक लंबे अरसे से वहाँ की जनता उठा रही थी। उसमें एक अहम मुद्दा ये भी था कि वहाँ की सत्ता पर कुल जनसंख्या का लगभग 12% ब्राह्मण समाज दबदबा दबाए बैठा हुआ था। चाहे वहाँ के संवैधानिक पद हों, सरकारी नौकरियां हों, इन तमाम जगहों पर वहाँ के ब्राह्मणों का कब्जा था। ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर मिला दे तो कुल वहाँ की 27% लगभग आबादी को वो कवर करते हैं, और उन 27% लोगों ने देश के तमाम संवैधानिक पदों पे कब्जा कर रखा था। तो ये जो पूरा नेपाल का हमने देखा है आक्रोश, वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन या वहाँ के राजतंत्र के खिलाफ नहीं, बल्कि वो वहाँ का जो ये ब्राह्मणिज्म था उसके खिलाफ भी है, जो वहाँ का ये जातिवादी मानसिकता थी उसके खिलाफ भी है। अब उसको अपने देश के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम समझें तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी लगातार ऐसे मुद्दे हम देखते रहते हैं। तो उस पर एक चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अतुल त्रिपाठी जी मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अतुल, हमारे यहाँ भी जब हम सुबह अखबार खोलते हैं तो जातिवादी खबरें कि महिलाओं पे इस तरीके से, दलित महिलाओं पे अत्याचार हुआ, या इस तरीके की तमाम खबरें कि आरक्षण के नाम पर ये और वो, कॉलेजियम की बात कर ले, तमाम खबरें रोज़ न्यूज़पेपर में लबरेज होता है न्यूज़पेपर हमारा इन चीज़ों से। तो कैसे देखते हैं आप कि जब एक जातिवादी पूरी व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणिज्म पूरा कल्चर था नेपाल में, और उसने कब्जा कर रखा था तमाम उच्च पदों पे, उसके विरोध में जनता सड़कों पे आई और जनता ने पूरा सिस्टम निस्तनाबूद कर दिया। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जब भी क्रांति होता है तो क्रांति का कोई चेहरा नहीं होता। क्रांति ऐसी होती है कि वो जैसे भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। व्याप्त असंतोष, निराशा, दुख, पीड़ा जो है वो आंदोलन में बदलता है, और वो आंदोलन को जब दमन होता है उस आंदोलन का, आपने देखा कि नेपाल की सरकार ने खुले तरीके से गोली चलवा दी और 19 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो जब सत्ता निरंकुश हो जाएगी, तानाशाह हो जाएगी, हत्यारी हो जाएगी, तो फिर जनता के पास कोई विकल्प नहीं बचता, और हिंसा जो है हिंसा को बढ़ावा देती है। वहाँ की सरकार जब जानती थी कि देश की जनता जो है आक्रोशित है, और वो लगातार जेनजीज कह रहे थे कि आप हमारा एक ही जरिया बच चुका है, सोशल मीडिया। वहाँ की भी एक मीडिया का दफ्तर आंदोलनकारियों ने फूंक दिया। वो अखबार 24 घंटा 365 दिन ओली की जो है बड़ाई करता था, और उस बड़ाई का उस जो चाटुकारिता है उसका दंश उस अखबार ने झेला। कमोबेश वही हालात जो है वो उद्योगपतियों का था। आपने कहा कि वहाँ एलीट क्लास, देखिए यहाँ आप किसी एक क्लास में जाति नहीं देख सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ कोई एक जाति प्रभावी रूप से आगे आ सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम जो आरोप है वो वहाँ के उद्योगपतियों, ओली ने क्या किया कि पूरा जो रिसोर्सेज हैं वो उठा करके उद्योगपतियों को बांटना शुरू कर दिया। अपने मंत्रियों को जो है, वहाँ के मंत्री इतने पैसे वाले हो गए कि वो अपनी शादी विवाह में जो है बच्चों के करोड़ों, उनके बच्चे जो है महंगे महंगे स्कूलों में, विदेशों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, और नेपाल का नागरिक जो है वो लाठी खा रहा था। वो जो है अपने रोज़गार के लिए, अपनी वहाँ के किसान पूरे बर्बाद हो गए। वहाँ के जो संतरा का किसान, सेब का किसान, ड्राई फ्रूट का किसान, वो पूरी तरीके से उसके अंदर असंतोष व्याप्त। नेपाल की बात कर रहे हैं हम नेपाल की बात कर रहे हैं। सुनी हाँ, आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि नेपाल और मैं भारत की बात कर रहा हूँ, लेकिन बात वही स्थिति आज भारत में भी है। आज जिस तरीके से 24 घंटा 365 दिन जो है महिमा मंडन होता है मीडिया द्वारा, कॉरपोरेट, और कौन से लोग फायदा कमा रहे हैं इस देश में। आप कह रहे हैं कि वहाँ का एलिट फायदा कमा रहा था, यहाँ पर भी तो आज रशिया से सस्ता तेल आ रहा है। इस देश की जनता देखे कि 20% डिस्काउंट वाला तेल जो है वो जनता को नहीं मिल रहा। आज नरेंद्र मोदी चाहें तो 35 रुपया लीटर जो है पेट्रोल डीजल बेच सकते हैं, आज वो चाहें तो आज इस समय, लेकिन ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस तेल का मुनाफा इनको अडानी अंबानी को देना है। आज मैं पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से मेरी बहन कि जीएसटी आपने कम किया, क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया? आज इस देश की जनता 150% टैक्स
जो है पेट्रोल पे देती है, 130% टैक्स डीजल पे देती है, लगातार रुपया गिरता चला जा रहा है। रुपया आज 89 रुपया $1। यही कहते थे ना कि महिलाओं का मंगलसूत्र विपक्ष छीन रहा है। आज सोने का दाम पता करिए, 1,10,000 रुपया सोने का दाम हो गया। लेकिन अतुल, जो शुरुआत में मैंने जिसका जिक्र किया कि तमाम खबरें दिखाई जा रही हैं, ये जो तमाम आपने बताया कि वहाँ अलग अलग मुद्दे थे लोगों के, लेकिन जो ये जातिवादी मुद्दा था, ये जो ब्राह्मणिज्म का मुद्दा था, उसको लेकर एक चैनल है ABP, उनकी एंकर है प्रतिमा मिश्रा, उन्होंने अपने शो में बाकायदा इसका जिक्र किया कि इस तरीके से वो जो संरचना थी और जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश था कि उनका वहाँ पे कब्जा था, 27% जो क्षत्रिय और ब्राह्मणों का कब्जा था। आप खुद एक ब्राह्मण हैं, ऐसे मैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने एक न्यूज़ एंकर के तौर पे अपना काम किया, जो फैक्ट्स थे उन्होंने सामने रखे। अब सोशल मीडिया के ज़रिए उनका बॉयकॉट किया जा रहा है कि प्रतिमा मिश्रा, जो खुद एक ब्राह्मण है, वो इस तरीके से ब्राह्मणों के खिलाफ बात कर रही हैं। तो इस वक्त हम ऐसे देश में खड़े हैं जहां अगर आप बोलते हैं सच्चाई, फैक्ट्स की बात करते हैं, तो आपका बॉयकॉट शुरू हो जाता है। नहीं, देखिए, ये बात जाति और उसके ब्राह्मण होने की नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या मैं सच्चाई बोलना बंद कर दूँ। मतलब ब्राह्मण होने का ये मतलब, तो ये कौन से लोग मतलब ब्राह्मणों का जो है एक नया कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो है मूर्ख है, ब्राह्मण जातिवादी नहीं, प्रोग्रेसिव ब्राह्मण भी है। अगर कुरीतियां होंगी तो हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। और जातिवाद को आतंकवाद की श्रेणी में रखना चाहिए। ये जातंकवाद है। ये आप बताइए, मतलब किसी को मानव ही ना माना जाए तो उसके खिलाफ अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं गलत हूँ, मेरा विरोध होना चाहिए। आज अगर राजस्थान में किसी को पानी पीने के लिए अगर सवर्ण के कुएं से पानी पी ले, सवर्ण के घड़े से, तो आप जो है उसकी हत्या कर देते हो। यही आगरा का मामला है मेरी बहन। मतलब एक दलित को अपनी बारात निकालने के लिए पूरा पुलिस प्रोटेक्शन, वहाँ का DIG, वहाँ का IG लगाना पड़ा, और तब भी जो है वो आज हो रहा है। मूंछ रखने पे लोगों को मार डाला जाता है। वही गुजरात है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, ब्रूट ने एक स्टोरी की कि पहली बार गुजरात का एक दलित जाकर के उसने सार्वजनिक दुकान पे बाल कटवाया। आर वी लिविंग इन 21st सेंचुरी? मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ। मेरा कोई धर्म, और मेरा धर्म इसलिए भी मैं किसी जाति को नहीं मानता क्योंकि मैं एक लीडर हूँ, मैं एक नेता हूँ। मुझे मानने वाले, जानने वाले हर धर्म के लोग हैं। मैं तो आई डू नॉट बिलोंग फ्रॉम एनी कास्ट। और ये भारतीयता, यही हमारा संविधान भी कहता है। यही बाबा साहब यही कहते हैं। आज बाबा साहब जैसा व्यक्ति जिसके पास 30 से अधिक जो है डिग्रियां थी, उस व्यक्ति को जो है जातिवाद में जो है उनको सीमित कर दिया गया। बाबा साहब बहुत बड़े। प्रतिमा मिश्रा तो नेपाल की जातीय संरचना की बात कर रही थी। वो फैक्ट्स बता रही थी कि वहाँ की जाति में 12% ब्राह्मण है, कुल मिला के 27% ब्राह्मण और क्षत्रियों का दबदबा है। वो सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रही थी। देखिए मेरी बहन, नेपाल की बात ना करिए, आप अपने देश की बात कर लीजिए। वही तो बात हो रही है कि जब वो है आज भी जो 88% एसेट है इस देश का, वो 1-2% लोगों में है। और जाकर के देखिए, वो 1-2% लोग आज मीडिया में जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, वो किस जाति के लोग हैं। आज जो बड़े बड़े CEO, आपका भी विरोध करने लोग पहुंच जाएंगे। बॉयकॉट अतुल त्रिपाठी चलेगा। देखिए अतुल त्रिपाठी जातिवादी नहीं है। अतुल त्रिपाठी सच्चाई को भी कहेंगे ब्राह्मण धर्म से निकाल दिया गया। और मुझे किसी कास्ट का होने का गर्व नहीं है। ये जो कास्ट का जो गर्व का विषय है ना, ये सबसे बड़ा जो है जरिया है जातिवाद को बढ़ाने का। आपको भी निकाल दिया जाएगा ब्राह्मण धर्म से। हमें भारतीय होने पर गर्व है, हमें किसी जाति में पैदा होने का गर्व नहीं है। और क्यों भाई, ये तो संयोग की बात है किसी जाति में पैदा होना। मैं मतलब किसी जाति में पैदा हो गया तो इसमें मेरी कौन सी उपलब्धि है? मेरी कोई उपलब्धि है क्या? मैं अगर ब्राह्मण पैदा हो गया, क्षत्रिय, शूद्र, दलित, तो इसमें कौन सी इसको जो है ब्रैक करने वाली बात है? मतलब मैं देख रहा हूँ युवाओं को यदुवंशी, ब्राह्मण, राजपूताना, ये क्या है? ये बाबा साहब का जो सपना था, उस सपने को हमें पूरा करना है। बाबा साहब का जो कारवां है उसको हमें आगे ले जाना है। बाबा साहब एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। बाबा साहेब को भी एक तबके में बांट के रख देता है क्या? ये देश तो बाबा साहेब को आज तक एक तबके से जोड़ता है। वही शर्म और दुर्भाग्य की बात है। आज जब मैं जय भीम कहता हूँ तो मुझे गालियां दी जाती हैं कि ये अरे आज मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे जय भीम पर वोट नहीं चाहिए। लेकिन जो भीम महान है, जिस भीम को अमेरिका में हर जगह पूजा जाता है,
जिन्होंने इस देश के दलित, वंचित, शोषित और इस देश में, आप इस देश में नहीं, इस दुनिया में मुझे इतना पढ़ा लिखा, इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखा दीजिए। आज मुझे दिखा दीजिए ना। बाबा साहेब के व्यक्तित्व को कम आंका गया और इन जातिवादियों ने, आज तो मैं कह रहा हूं कि 10 लाख अंबेडकर जी के नाम पर संगठन है। आज रोज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आज रोज जो है संविधान को कुचला जा रहा है। कौन सा संगठन सड़कों पर आ रहा है? इसी संसद में बाबा साहेब की मूर्ति हटा दी गई। कितने लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन किया से आज 80 सांसद हैं। आज अगर बगावत कर देना सामाजिक न्याय के मुद्दे पे मेरी बहन, तो आज नरेंद्र मोदी की सरकार जमींदोज हो जाएगी। आप जैसे बुद्धिजीवी हैं, वही लोग हैं जो अंबेडकर जी का, दलितों का नाम लेकर के राजनीति में आगे तो आते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और तानाशाह सत्ता के हाथों में अपना ज़मीर बेच देते हैं। इस देश के बहुजनों को आगे बढ़ना पड़ेगा। आज बहन कुमारी मायावती को जिस तरीके से चुप कर दिया गया, जिस तरीके से उनका आज दमन हो रहा है, ये क्या इस देश का दलित नहीं देख रहा है? जो नेता जो है दलितों की, वंचितों की, शोषितों की बात करता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। आज क्यों आप मुझे बताइए, क्या भाजपा उपराष्ट्रपति मायावती जी को नहीं बना सकती थी? नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग दलित विरोधी लोग हैं। ये भले ये राष्ट्रपति बना देते हैं दलित, लेकिन पर्दे के पीछे ये मनुवादी हैं। और मनुवादी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आज आप देखिए इनके डिबेट देखिए, लगातार आरक्षण के खिलाफ जो है ये, और आरक्षण खत्म कर दिया है इन्होंने। निगमीकरण, प्राइवेटाइजेशन, मतलब आरक्षण खत्म। तो मुझे ये समझाइए, भाजपा आरएसएस का साजिश है कि हर क्योंकि प्राइवेट संस्थाओं में आरक्षण नहीं मिलेगा। एक सवाल नौकरियों में, और वो नौकरियां खत्म की जा रही हैं। अभी एक सवाल ले लेते हैं। मुझे ये समझाइए कि इस वक्त हमसे छोटा देश है नेपाल, अगर वो इस जातिवादी मानसिकता को, ब्राह्मणिज्म के इस पूरे पकड़ को, पैठ को अगर समझ सकता है और इसका विरोध कर सकता है एकजुट होकर, हमारे देश में अगर फैक्ट्स को रख रही है एक महिला जो कि खुद ब्राह्मण है और वो बता रही है कि किस तरीके से नेपाल में ब्राह्मणिज्म ने कब्जा कर रखा था, उसके खिलाफ हमारे देश में लोग उतर कर आ रहे हैं, हम कहाँ खड़े होते हैं? नहीं, आपका टर्म जो है ब्राह्मणिज्म वाला, ये टर्म वेस्ट में इसको एलीट ग्रुप को दर्शाने के लिए कहा जाता है। क्योंकि अभी अमेरिका के भी जिस व्यक्ति ने कहा, हम अपने देश के पर्सपेक्टिव में अगर कहें तो ये जो ब्राह्मणिज्म की बात है, ये सिर्फ ये ब्राह्मण जाति अपने आप को इस पे जो है वो ना ले कि हमारे पे, ब्राह्मणों में भी गरीबी है, ब्राह्मणों में भी अशिक्षा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो ब्राह्मणिज्म की जो हम बात करते हैं, तो हम उन 1% लोगों की बात करते हैं जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, जो तानाशाही कर रहे हैं, जो मनुवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, जो आरक्षण विरोधी हैं। देखिए, मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूँ, मेरे जैसे लाखों ब्राह्मण जो है वो आरक्षण विरोधी नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके गांव में जो दलित की झोपड़ी है वो भी पक्का मकान बने। मेरे जैसे बहुत से ब्राह्मण हैं, वो चाहते हैं मेरी बहन। और हमने तो ये देखा ही नहीं, हमने तो ऊंच नीच देखा ही नहीं। मैं जिस स्कूल में पढ़ा वहाँ हम जो है, हम अपने वहाँ जाति थी ही नहीं, हम सब एक दूसरे के साथ बैठ के मिलजुल के खाते थे, पीते थे, घूमते थे। तो 21वीं सदी में बाबा साहब का जो सामाजिक न्याय है, उसका फ़ायदा इस देश के युवाओं को मिला है। और जातिवाद अब कहाँ बच गया है? जातिवाद अब सरकारों में बचा हुआ है, जातिवाद अब उन कुछ चंद घरानों में बचा हुआ है। क्यों? आज आप जाती हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठती हैं, तो क्या आप पूछती हैं क्या किस जाति का आदमी है? लेकिन वहीं दूसरी ओर आप राजस्थान के उस शख्स का जिक्र भी कर रहे हैं, तो ऐसे में हम ये नहीं नजरअंदाज कर सकते कि जातिवाद नहीं बचा है। जातिवाद है, अभी भी रगों रगों में लोगों के बसा हुआ है। फर्क मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जातिवाद तो खत्म हुआ ही नहीं है। मैं आप मुझे मिस इंटरप्ट कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाबा साहेब ने जिस जातिवाद के खिलाफ आंदोलन किया, अपने कारवां को यहाँ तक लाया कि लोगों को सामाजिक न्याय मिलने लगा, वीपी सिंह की सरकार आई, मंडल की सिफारिशें लागू हुई, आरक्षण लागू हुआ, तो पिछले जो 15-20 सालों में लाभ मिला दलितों को, वंचितों को, शोषितों को। लोग IAS बने, लोग एंटरप्रेन्योर बने, और लोगों इकोनॉमिक तौर पर इस देश का दलित मजबूत हुआ, वोटर अपने वोट के अधिकार को समझा। और फिर अचानक लोकतांत्रिक ढंग से एक अलोकतांत्रिक सरकार चली आई।
मनुवादी चले आए, हम उसका भांडा फोड़ करना जितना चाह रहे आगे हैं। गए थे उससे पीछे हाँ, आ गए। कि बाबा साहब ने जिस कारवां को आगे लेके गए थे, मतलब अपनी कुर्बानी दी जिस कारवां के लिए, और वो लगातार एक बात कहते थे, वो एक लगातार एक बात कहते थे कि मेरे कारवां को अगर आगे ना ले जा सको तो इसे पीछे भी मत ढकेलना, कम से कम इसे पीछे मत ढकेलना। हाँ, आज दुख की बात है कि वो कारवां पीछे जा रहा है, ये हमारे लिए दुख की बात है। और बिल्कुल हम बाबा साहब के उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। मेरे आइडल हैं बाबा साहब, और मैं आपके टीवी पे आ रहा हूँ या बहुजन मीडिया मुझे देख रही है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं दिल से बाबा साहब को मानता हूँ। और इतना पढ़े लिखे व्यक्ति की पूरी दुनिया में इज्जत होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान आज तक उनको नहीं मिला है, नहीं मिला है। ठीक है, तो अगर इस पूरे मामले को हम ऐसे देखें कि नेपाल की जो जनता है वो जो सड़कों पे आई, उनका जो आक्रोश है, इसे आप कैसे देखते हैं और हमारे युवाओं में ये आक्रोश, ये चेतना कब आएगी? देखिए आप समझिए, नेपाल का जो मामला है वो स्पष्ट तौर पर असंतोष, निरंकुश सत्ता और दमन का है। जब इस तरीके से सरकार दमन करेगी, जनता आगे आएगी। और यहाँ तो मतलब हमारे देश में तो ओली ने तो 19 मौतों पर जो है इस्तीफा दे दिया। हमारे देश में तो 750 किसान शहीद हो गए। लगातार 2 सालों तक पूरा मणिपुर जलता रहा, सैकड़ों लोग मारे गए, तब भी ये निर्लज्ज बेशरम जो है इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और उल्टा मतलब तीसरी बार वोट चोरी करके जो है सत्ता में आ गए। तो आज दिया नहीं, इस्तीफा छीन के लिया जनता ने। नहीं, आज तो वोट चोरी इतना, मतलब जिस लोकतंत्र में मेरी बहन चुनाव आयुक्त ही एक पार्टी की सत्तारूढ़ पार्टी का भाषा बोलने लगे, जिस लोकतंत्र में जो है इलेक्टोरल रोल की सैंक्टिटी और इंटेग्रिटी ही मैनेज हो जाए, तो फिर उस लोकतंत्र में क्या वो लोकतंत्र बचा भी है? आप देखिए SIR के माध्यम से, द SIR इज ए ब्लेटेंट फ्रॉड विथ इंडियन डेमोक्रेसी। SIR is a conspiracy to erase and delete the votes of minority, Dalits, poor and the downtrodden. You have to understand. ये SIR क्या है? ये बाबा साहेब ने जो हमें वोटिंग का अधिकार दिया था, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, आज तो आप डिफ्रेंचाइज कर रहे हो। आप लोगों के वोटिंग का अधिकार, मतलब यही एक ऐसा अधिकार है कि ये नहीं देखता वोटिंग का अधिकार कि वो अडानी को भी एक ही वोट का अधिकार है, और इस देश के दलित, किसान, मजदूर, दबे कुचले, वंचित, शोषितों को भी वही एक अधिकार मिला है। आज तो सरकार वो भी अधिकार छीनना चाह रही है। और वोट किसका कट रहा है मेरी बहन? वोट कट रहा है मुसलमानों का, वोट कट रहा है किसानों का, वोट कट रहा है दलितों का। अंबानी का वोट नहीं कटेगा, अडानी का वोट नहीं कटेगा, नरेंद्र मोदी का वोट नहीं कटेगा। आज जो जनता, मतलब इतना बेशर्मी, इतनी निर्लज्जता, आप आज तो हम पूछ रहे हैं 65 लाख लोगों का आपने किस बिना पे नाम निकाल दिया? आप कहते हो 22 लाख लोग मारे गए। मैं बहन आपसे पूछता हूँ, इन 8 महीनों में क्या ऐसा हो गया कि 22 लाख लोग मर गए? कौन सी प्राकृतिक आपदा आ गई? मतलब इतने लोग तो गाजा में नहीं मरे जितना चुनाव आयोग ने बिहार में मार दिया। तो और लगातार फर्जीवाड़ा आपके चैनल ने दिखाया, बिहार के तमाम इंडिपेंडेंट मीडिया ने दिखाया कि किस तरीके से एक घर में 997 लोग रह रहे हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ, चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों का एपिक नंबर दे दिया जिस पे डोगेश कुमार, एक मुन्ना कुमार है, वो जो है 70 जगह उसका जो है इलेक्टोरल रोल में नाम है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पिता का नाम AABBCCDDEF जो है। तो आप देखिए, और तमाम विपक्ष के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है। महाराष्ट्र में एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने 5000 वोट, मतलब महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए मेरी बहन। मतलब जनता को आप इतना भोला मत समझे, भाजपा RSS, ये जनता है। मतलब तो हमारी जनता को क्या रोक रहा है? जो नेपाल की जनता कर गुजरी, वो हमारे देश में हमारे युवाओं को क्या चीज़ रोक रही है? हमारे युवाओं में क्या वो सामर्थ्य नहीं है कि सरकार से सड़कों पे उतर के वो ये सवाल पूछ सके जो विपक्ष पूछ रही है? देखिए, हमारा युवा जो है वो बाबा साहब को मानने वाला है, वो सरदार पटेल को मानने वाला है, वो गांधी जी को मानने वाला है। और इसलिए
हम देखिए हिंसा को हम कभी भी प्रश्रय नहीं दिए हैं, ये भारत की संस्कृति रही है और भारत का सारे धर्म भी कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। तो हम हिंसक नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये सरकार सतर्क हो जाए और अगर सतर्क नहीं होगी तब फिर हमारे पास भी सड़कों पे हमने आंदोलन किया, हमने किसान आंदोलन किया, देखा आपने कि किस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से हमने आंदोलन किया और इस सरकार को मजबूर किया तीनों कृषि कानून वापस लेने पे। इसी तरीके से पूरा देश जो है वो आएगा और मैं यही कहना चाहूँगा चंद लाइनों इस सरकार से कि इस देश की जनता ये कह रही है कि तुमने सदियों है लूटा हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं, चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। इस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ इस देश की जनता कह रही है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और जनता ने स्पष्ट तौर पर भाजपा के खिलाफ मूड बना लिया है। आज तो लोग कह रहे हैं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो और सत्ता को सतर्क हो जाना चाहिए नेपाल की घटना से। बिल्कुल, क्योंकि इस देश का युवा सच में आक्रोश में है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद युवा हूँ। इस देश का किसान आक्रोशित है, इस देश का मजदूर आक्रोशित है और जब ये आक्रोश बढ़ता है ना तो ज्वालामुखी बनता है और जब ज्वालामुखी फटता है तो फिर जनता के सब्र का बांध जब टूटता है ना तो बड़ी बड़ी सरकारें दमी दोज हो जाती हैं। ये नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार कोई नई सरकार नहीं है इस देश में। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश की महिलाएं परेशान हैं। आज हर 3 मिनट में जो है इस देश की बहन बेटियों को का आबरू लूटी जाती है। NCRB का डाटा देखिए मेरी बहन, जितना इस देश में जवान नहीं शहीद हुआ उससे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। आज आधा से ज़्यादा देश बाढ़ में पीड़ित है, रो रहा है, करा रहा है और फिर भी इस देश की सत्ता अगर नहीं मानेगी तो हमारे पास एक ही रास्ता बच जाएगा और वो है क्रांति। और हम ये कहना चाहते हैं कि लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु अडानी भर रहा है कोठियां, लूट का ये राज हो ख़त्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। इस देश का युवा नौजवान किसान अब क्रांति के लिए बेताब है और आने वाले समय में आप देखेंगे इस देश में जो है क्रांति होने जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।